नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम पोस्ट कैम्ब्रियन को डिस्कस कर रहे थे और पोस्ट कैम्ब्रियन को हमने अलग अलग पार्ट में विभाजित कर लिया था, ठीक है। और एक एक करके हम सारे पार्ट को कंप्लीट कर रहे थे। तो हमने पैलियोजोइक कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी? पोस्ट कैम्ब्रियन की। पोस्ट कैम्ब्रियन। तो पोस्ट कैम्ब्रियन में किस प्रकार से हमने और चीज़ों को समझ लिया था, अलग अलग विभाजित किए थे। तो एक तो हमने बात की थी यहाँ पर पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के बाद मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद सीनोजोइक और सीनोजोइक के बाद आपका आएगा नियोजोइक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दो इनकी बात कर चुके थे। पैलियोजोइक हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। मीसोजोइक को भी हमने विभाजित कर लिया था 3 भागों में, 3 इपोक में ये विभाजित था। एक तो आपने देखा था यहाँ पर जुरैसिक काल था, यहाँ पर आप देखेंगे जुरैसिक काल। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें काल कौन सा है? जुरैसिक काल कहलाता है, ठीक है। जुरैसिक काल आपको जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल के बाद आप देखेंगे फिर कौन सा कालखंड शुरू हो जाता है? सीनोजोइक शुरू हो जाता है, ठीक है। अब सीनोजोइक की हम बात करेंगे तो सीनोजोइक कालखंड के अंदर ये क्या क्या स्थितियां बनती हैं और ये कितने इपोक में भी विभाजित है। जैसे ये आपका विभाजित था, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे आगे कालखंड की। और फिर आपका बचेगा नियोजोइक। तो इसको इस तरह से उम्मीद है आज इसको समाप्त कर देंगे। तो सीनोजोइक को हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं सीनोजोइक, सीनोजोइक इरा। सीनोजोइक क्या है? इरा है, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसी तरह से लिखा जाएगा सीनोजोइक, ठीक है, कल्प। अब जो सीनोजोइक कल्प है इसका कालखंड जो है, अब कालखंडों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि कालखंड बहुत छोटे छोटे रह जाएंगे। तो ये जो कालखंड है इसको आप भले लिख सकते हैं, ये 72 से 11 मिलियन ईयर एगो तक का है। 72 से 11 मिलियन ईयर एगो। और इसी को हम क्या बोलते हैं? तृतीयक काल भी बोलते हैं। तृतीयक काल, तृतीयक काल या टर्शियरी पीरियड भी इसको कहा जाता है। टर्शियरी कालखंड या टर्शियरी पीरियड भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, टर्शियरी काल भी कहलाता है सीनोजोइक काल। और सीनोजोइक काल की सबसे बड़ी विशेषता ध्यान रखना, सीनोजोइक काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसको एज ऑफ मैमल कहा जाता है। मतलब स्तनधारी जीवों का विकास जो शुरू होता है वो इसी कालखंड में शुरू होता है। और इसी कालखंड में आप देखेंगे एल्पाइन ओरोजेनी होती है। मतलब भूपृष्ठ पर सबसे पहले आल्पस पर्वत आया यहाँ पर इस कालखंड में, इसी वजह से इसको एल्पाइन ओरोजेनी कहते हैं। अब जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं, जितने भी नवीन वलित पर्वत आप देखते हैं, चाहे वो एंडीज हो, चाहे वो रॉकी हो, चाहे वो आपका कॉकसस पर्वत हो, ठीक है, चाहे यूराल पर्वत हो, चाहे हिमालय पर्वत हो, इन सारे नवीन वलित पर्वतों का निर्माण कब हुआ है? सीनोजोइक काल में ही हुआ है। तो नवीन वलित पर्वतों का काल भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्पाइन ओरोजेनी। पॉइंट वाई लिखते चले जाए। पहला हम इसको ध्यान रखें, क्या बोलते हैं? एल्पाइन, एल्पाइन ओरोजेनी। एल्पाइन ओरोजेनी का मतलब है, एल्पाइन ओरोजेनी का मतलब है कि इस कालखंड में अल्पाइन ओरोजेनी, अल्पाइन ओरोजेनी में मतलब है कि इस कालखंड में भूपृष्ठ पर नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं का विकास हुआ। भूपृष्ठ पर नवीन
वलित पर्वत श्रृंखलाओं का उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास। और दूसरी चीज ध्यान रखना, इसी कालखंड को हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। एज ऑफ मैमल्स या स्तनधारी जीवों का युग। स्तनधारी या स्तनपाई, स्तनधारी जीवों का युग। ठीक है, तो इस युग में क्या होता है, स्तनधारी जीवों का उद्भव एवं विकास होता है। तो ध्यान रखें, इस कालखंड में क्या हो रहा है, स्तनधारी या मैमेलिया, मैमेलियन स्तनधारी जीवों का उद्भव एवं विकास। जीवों का उद्भव एवं विकास। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल। और इसको क्या किया गया है, 5 इपॉक में बांटा गया है, 5 युगों में विभाजित किया गया है सीनोजॉइक कल्प को। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। सीनोजॉइक कल्प को, सीनोजॉइक कल्प को पांच युगों में बांटा गया है। 5 युगों में बांटा गया है। तो 5 युगों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से 5 युग हैं? पहला, इसको बोलते हैं हम पैलियोसीन। पैलियोसीन, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में ऐसी तरह लिखना। दूसरा है इयोसीन। तीसरा कहलाता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन। चौथा कहलाता है मायोसीन। मायोसीन। और पांचवा कहलाता है प्लियोसीन। PLIO। ये पैलियो है और ये प्लियो है। प्लियोसीन। सीन, अरे सीन, ठीक है, इस तरह से। तो 5 इसको युगों में बांटा गया है। इसको लिख सकते हैं पैलियोसीन, पैलियोसीन, इयोसीन, इयोशीन, ओलिगोशीन, ओलिगोशीन, मायोसीन, मायोसीन, ठीक है, और उसके बाद प्लायोसीन। ठीक है, अब इसको कैसे क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है, तो यहां भी वही बात करेंगे हम। ये इसके जो आगे वाले शब्दों को ले लेंगे इस तरह से एक एक करके। तो PEOMP, पियोम्प याद रखना है। पियोम्प याद रखेंगे, PEOMP, पियोम्प याद रखेंगे तो ये क्रमबद्ध तरीके से आपको याद हो जाएंगे। PEOMP, ठीक है, पियोम्प आपको याद रखना है। और पियोम्प याद रखेंगे तो आसानी से आप इन सारी चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करें इस कालखंड की। हम बात करें अब किसकी, एक एक करके ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं पहले पैलियोसीन। पैलियोसीन कालखंड में क्या होता है कि मैंने अभी बताया था कि नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, आल्पस पर्वत आ जाएगा,
रॉकी, एंडीज, ये सारे के सारे पर्वतों का इसी समय निर्माण होता है। तो इस कालखंड के अंदर आप लिख लें तो ध्यान रखना, इसमें रॉकी पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी कहां पर है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसी तरह दूसरा हम यहां पर लिख लें एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। आल्पस पर्वत श्रेणी कौन सी? आल्पस कहां पर है? यूरोप में। तो इस तरह से आप देखें इस कालखंड में ये कुछ पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है और इसको एल्पाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आल्पस पर्वत के विकास होता है। तो जो सीनोजॉइक है उसको एल्पाइन ओरोजोनी कहा जाता है। और अब पूछा जाए कि एल्पाइन ओरोजोनी में कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाओं का विकास हुआ है, तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं? रॉकी, एंडीज और आल्पस, ध्यान रखना है। अब इसी कालखंड के दौरान आप देखोगे कुछ जीव जंतु, अब स्तनधारी जीव पैदा हो ही गए थे। तो यहाँ पर जैसे हाथी है, गैंडा है, घोड़ा है, जिराफ है, इन जैसे जीवों का उद्भव और विकास या पूर्वजों का उद्भव यहाँ पर होता है। तो इसी में हम बात कर लें, इसी के अंदर मैं इसी के पार्ट की बात कर रहा हूँ, पैलियोसीन की ही। तो पैलियोसीन में लिख लें हाथी, गेंडा, घोड़ा, जिराफ जैसे जीवों के पूर्वजों का विकास, पूर्वजों का उद्भव। ठीक है। तो ध्यान रखना इसी कालखंड में हाथी, गेंडा, घोड़ा, जिराफ जैसे जीव जो है वो विकसित होना शुरू हुए, इनके पूर्वज यहाँ पर विकसित होना शुरू हुए। ठीक है। तो ये कालखंड कौन सा आपका हो गया? पैलियोसीन हो गया। अब हम दूसरा कालखंड ले लेते हैं इयोसीन। ठीक है, इयोसीन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले पेज पर। दूसरा कालखंड आपका कहलाएगा, इसको हम बोल देंगे क्या? इयोसीन। इयोसीन कहलाता है, इयोसीन। तो इयोसीन युग में थोड़ी सी प्रक्रिया और आगे चलती है। इयोसीन काल में क्या होता है कि जो ऊपर जो श्रेणियां थी उनका और ज्यादा विकास हुआ, जो नवीन वलद पर्वत श्रेणियां जो है उनका और ज्यादा उत्थान शुरू होता है और ज्यादा विकास हुआ। साथ में ही आप देखेंगे कि गाय है, हिरण है, भालू है, बाघ है, शेर है, इन जैसे जीवों का विकास भी शुरू हो जाता है। तो इस कालखंड में आप लिख लीजिए नवीन वलित पर्वतों, या सीधा लिख लीजिए उपर्युक्त पर्वत श्रेणियों का विकास, पर्वत श्रेणियों का विकास। तो ऊपर जो पर्वत श्रेणियां आपने लिखी है इससे पहले उनका और ज्यादा विकास हुआ। ठीक है। इसके अलावा गाय, ठीक है, यहां पर गाय के अलावा भालू, शेर, बाघ, ठीक है, हिरण जैसे जीवों का उद्भव एवं विकास। तो धीरे धीरे करके आप देख रहे थे शाकाहारी जीवों से क्या बनना शुरू हो गए? मांसाहारी जीवों का विकास भी शुरू हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो अभी तक शाकाहारी जीव थे, उसके बाद क्या बन गए? मांसाहारी जीव बन गए। हाथी, गेंडा, घोड़ा, जिराफ कैसे थे? शाकाहारी थे। लेकिन इस कालखंड में आप देखेंगे शाकाहार से क्या होना शुरू हो गया? मांसाहार का निर्माण शुरू हो गया।
मांसाहारी जीव आपके विकसित होना शुरू हो गए। अब तीसरा कालखंड की हम बात करें जिसको बोलते हैं ओलिगोसीन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में, क्योंकि इसी कालखंड में क्या होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण शुरू होता है। इसी कालखंड में हिमालय पर्वत श्रेणी ओलिगोसीन काल से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ओलिगोसीन में सबसे पहले, अब हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, तो सबसे पहले विकास किसका होगा, महान हिमालय का होगा, उसके बाद मध्य हिमालय का होगा और सबसे बाद में शिवालिक का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो यहाँ से आप देखेंगे ओलिगोसीन काल में सबसे महत्वपूर्ण बात आप लिख लीजिए, महान हिमालय का उद्भव एवं विकास। तो महान हिमालय का विकास होता है, महान हिमालय का निर्माण शुरू हो जाता है इस काल खंड के अंदर। दूसरी चीज यहां पर क्या होती है कि पहली बार यहां पर मानव के अवशेष मिलते हैं। मानव के अवशेष मिलते हैं पूर्वी अफ्रीका के अंदर, एक क्षेत्र पड़ता है इथोपिया, जिसको अविसीनिया कहते थे। अविसीनिया में पहली बार यहाँ पर मानव के अवशेष मिलते हैं, और वो मानव कैसा था, पूछ विहीन बंदर की भांति था। पूछ विहीन बंदर की भांति था, जिसको क्या बोला गया, कपी बोला गया या एप कहा गया। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लेता हूं मैं। पहली बार पूर्वी अफ्रीका में पूंछ रहित मानव के अवशेष। ठीक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं पूंछ रहित मानव के अवशेष या एप या कपी। तो पूंछ रहित मानव के अवशेष मिलते हैं कहां पर, पूर्वी अफ्रीका के अंदर। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका के अंदर इस मानव के अवशेष मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि यहीं से मानव का विकास भी हुआ है। तो अफ्रीका को आधुनिक मानव की जन्मस्थली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मानव के सबसे पहले विकास के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद वाली स्थिति को देखें तो देखिए, इसको ड्रायोपिथेकस बोला गया। क्या बोला गया, जो पूंछ रहित मानव या बंदर, आपके बंदर जो है पूंछ रहित मानव के अवशेष या बंदर की तरह था, ये पूंछ रहित बंदर, ये एप या कपी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जो कालखंड आता है इसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट अगले पार्ट ले लें, इसको बोलते हैं मायोसीन। ठीक है, मायोसीन। तो अगला पार्ट आपका आ जाएगा, इसको बोलते हैं मायोसीन। इयोसीन के बाद क्या आ जाएगा, मायोसीन। पहली चीज तो मायोसीन कालखंड में क्या होता है, मध्य हिमालय का निर्माण होता है। मध्य हिमालय, महान हिमालय बन गया, द्वारा से प्लेट टकराई तो मध्य हिमालय का उद्भव, ओरिजिन ऑफ मिडिल या लोअर हिमालय बोलते हैं, मध्य या निम्न हिमालय इसको कहा जाता है। उसके बाद ये जो पूंछ रहित बंदर दिखाई दिया था, पूंछ रहित बंदर या कपी या एप कहा गया, इसको बोला गया ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस क्यों बोला गया, क्योंकि ये पेड़ों पर ही रहता था, पेड़ों पर ही, एर्बोरियल जिसको कहा जाता है। जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी जैसे ओरांग उटान है, बाकी जो जीव हैं, ये जो कपी है, ये कहाँ पर रहते हैं, पेड़ों पर ही निवास करते हैं। तो इसको क्या बुलाया गया, ड्रायोपिथेकस। इसको ड्रायोपिथेकस कहा गया, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस
ठीक है। ये कैसे थे? पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों पर या वृक्षों पर, पेड़ों पर निवास। ठीक है। अब ये जो ड्रायोपिथेकस है ये दो पार्ट में विभाजित हो गया, दो ब्रांच इसकी बन गई, दो ब्रांचें इसकी बन गई। एक तो आपका कहलाता है रामापिथेकस और एक कहलाता है सिवेपिथेकस। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक क्या बन गया? सिवापिथेकस, या इसको कह बोले पहले रामापिथेकस, रामापिथेकस। अब ये पेड़ों से जमीन में आ गए तो रामापिथेकस, और एक आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं सिवापिथेकस। सिवापिथेकस। ठीक है, तो रामापिथेकस और सिवापिथेकस दो ब्रांच हो गई किसकी? ड्रायोपिथेकस की। तो रामापिथेकस ध्यान रखना, ये क्या हो गया? इसका मानव से संबंध है, ये धीरे धीरे करके मानव में विकास हो गया, मानव से संबंध, मानव से संबंधित है, मतलब ये मानव में परिवर्तित हो गया। और सिवेपिथेकस क्या बन गया? वन मानुष बन गया। ये वन मानुष की कैटेगरी में ही आता है, ये वन मानुष बनकर रह गया और ये धीरे धीरे करके क्या हो गया? आधुनिक मानव में विकसित होता चला गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? रामापिथेकस, जो क्या बन गया? आधुनिक मानव। तो आप देख रहे हैं कि मायोसीन काल में क्या हुआ कि ड्रायोपिथेकस की दो ब्रांच बन गई, एक रामापिथेकस बन गया और एक सिवापिथेकस। तो रामापिथेकस जो है ये पहले पेड़ों पर रहा करते थे, पेड़ों से जब नीचे उतर के आने लगे तो रामापिथेकस आधुनिक मानव बन गया, जो लगभग 4 फीट की लंबाई का था और ये 4 पैरों पर ही चलने वाला बन गया, जो वन मानुष कहलाया। ठीक है, और शुरुआत में ये दोनों क्या थे? शाकाहारी थे। अभी तक ये कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? शाकाहारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो शुरुआत में मानव क्या था? शाकाहारी था, मतलब यहाँ पर जीव जंतुओं की हत्या करना अभी उसने नहीं सीखा था। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। अब मायोसीन के बाद, इतनी घटना तो मायोसीन काल में हुई। ठीक है, मायोसीन के बाद अगला जो कालखंड आता है उसको हम बोलते हैं प्लायोसीन। अब प्लायोसीन में पहली चीज क्या हुई? शिवालिक का विकास हुआ, शिवालिक का निर्माण होता है और मानव इस कालखंड में क्या करता है? जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है। भले ही वो आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन पत्थरों से या किसी अन्य चीज़ों से वो क्या करता है? जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है। तो वो शाकाहार से यहाँ पर अब क्या हो गया? मांसाहार हो गया। और जब जाहिर सी बात है शिकार करेगा तो 4 पैरों से वो शिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि चारों पैर अगर जमीन में टिके रहेंगे तो हथियार फेंक कर कैसे मारेगा? पत्थरों को फेंक कर वो कैसे मारेगा? तो उसने क्या किया? 2 पैरों पर चलना शुरू किया। और जब 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो वो फिर क्या कहलाने लग गया? होमो इरेक्टस कहलाने लग गया। मतलब इरेक्टस मतलब होता है खड़ा होना। तो 2 पैरों पर खड़ा होके चलना शुरू कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और अगला हम कालखंड लिख लेते हैं, और अगला कालखंड आपका कौन सा आएगा? प्लायोसीन। प्लायोसीन। प्लायोसीन कालखंड में पहली चीज तो ध्यान रखना, शिवालिक का, शिवालिक, शिवालिक का उद्भव, शिवालिक का उद्भव हो गया। यहाँ पर तीनों पर्वत श्रृंखलाएं बन गई हिमालय की। और शिवालिक के उद्भव के बाद यहाँ पर ध्यान रखना, मानव ने शिकार करना प्रारंभ किया, शिकार करना प्रारंभ कर दिया। तो मानव ने यहाँ पर शिकार करना प्रारंभ कर दिया।
और शिकार कोई शौक के लिए तो नहीं करेगा, खाने के लिए ही करेगा। तो यहाँ पर जो शाकाहारी जीवन था, इससे पहले वो क्या था, शाकाहारी था, और शाकाहारी से क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। तो यहाँ पर मानव अब शाकाहारी से मांसाहारी जीव में परिवर्तित हो गया। और अगली चीज क्या है कि उसने खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, होमो इरेक्टस बन गया। ठीक है, होमो इरेक्टस। ठीक है, मतलब दो पैरों पर चलने वाला मानव। तो दो पैरों पर खड़ा होकर चलने वाला मानव क्या कहलाया, होमो इरेक्टस की कैटेगरी में आता है, इरेक्टस की कैटेगरी में आता है। तो ये आपके पार्ट कौन से हो गए, ये वाला पार्ट आपका सीनोजॉइक का हो गया। ठीक है, अब सीनोजॉइक में क्या क्या चीज़ें हो रही थी ये क्लियर हो गया होगा। मैंने बता दिया कि इसी में मानव का या स्तनधारी जीवों का विकास हुआ है, और किस किस कालखंड में, मेनली हिमालय से ध्यान रखें क्योंकि हिमालय पूछा जाता है किस कालखंड में विकसित हुआ, महान हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक। अब हम आ जाते हैं नूतन जीवी में या नियोजॉइक इरा, जो लास्ट इरा है, इसको हम बोलते हैं नियोजॉइक इरा या नूतन जीवी कल्प कहलाएगा। और ये जो नूतन जीवी कल्प है दो युग में विभाजित है, एक कहलाता है, इसको हम बोलते हैं प्लिस्टोसीन, PLIES, प्लिस्टोसीन, और लास्ट वाला कहलाता है होलोसीन। ठीक है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, ये दो कालखंड आपको और ध्यान रखने हैं, और यही आखिरी कालखंड आपके बचे हुए हैं। ठीक है, और नियोजॉइक इरा कब हो जाएगा, वो कहाँ तक था, 11 मिलियन ईयर एगो तक था, 11 मिलियन ईयर एगो से, और ये कब तक का हो जाएगा, अब तक हो जाएगा, प्रेजेंट डे तक। ठीक है, तो 11 मिलियन वर्ष पहले से लेकर अब तक का कालखंड क्या कहलाता है, नियोजॉइक कहलाता है, नियोजॉइक कालखंड कहलाता है। और प्लिस्टोसीन की बात करें तो प्लिस्टोसीन की देखिए बात अगर हम करते हैं तो 11 मिलियन वर्ष पहले से, 11 मिलियन ईयर से लेकर 11,700 वर्ष पहले तक, कब तक का है, 11,700 वर्ष पहले तक का काल कहलाता है। ठीक है, और ये जो कालखंड की बात करें तो होलोसीन कब से कब तक हो जाएगा, 11,700 वर्ष से, 11,700 वर्ष से अब तक प्रेजेंट डे तक का समय काल हो जाएगा। ठीक है, तो दो कालखंड में ये विभाजित हो गया, दो इपॉक में, नियोसीन, एक प्लिस्टोसीन कहलाता है, दूसरा होलोसीन कहलाता है। ठीक है, अब इन कालखंड के अंदर क्या क्या स्थितियां होती हैं तो एक एक करके जान लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, प्लिस्टोसीन की, प्लिस्टोसीन की बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर पहली चीज तो ध्यान रखें, देखिए प्लिस्टोसीन में मैं आपको बता दूं, हिमालय बन गया था, भारत के संदर्भ में देखें हिमालय बन गया, हिमालय से नदियां निकलने लगी, लेकिन जो टैथी सागर का गर्त था, इंडियन प्लेट के दबाव के कारण जो हिमालय का उत्थान हुआ था, वहां पर एक गर्त बनी हुई थी, एक गड्ढा बना हुआ था, एक खाई बनी हुई थी। उस खाई में क्या हुआ, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण होता रहा, और नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद इसी भाग में जमा होते रहे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, भारत में उत्तर का जो मैदानी भाग है उसका विकास होता है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर का जो मैदानी भाग है, उस विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस कालखंड में होता है, तो प्लिस्टोसीन काल के अंदर ही होता है। और इसी कालखंड में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
कभी तो आपका क्या होता है, हिमयुग शुरू हो जाता है, और कभी आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का दौर चलता रहता है। ठीक है, तो ये स्थिति यहां पर बनती है। तो हम बात कर लेते हैं एक एक करके। तो पहले हेडिंग डाल लें आप लोग, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन काल, प्लिस्टोसीन युग। ठीक है, और इस प्लिस्टोसीन युग में ध्यान रखना, पहली चीज तो भारत में उत्तर के मैदानी भाग का विकास, उत्तर के मैदानी भाग का विकास, और उत्तर के मैदानी भाग का विकास किसके कारण हुआ है, नदियों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। तो निक्षेपणात्मक मैदान कहलाता है। ये मैदानी भाग कैसा है, निक्षेपणात्मक, डिपोजिशनल प्लेन है, निक्षेपणात्मक मैदान या डिपोजिशनल प्लेन। तो हिमालय के द्वारा नदियां, जैसे सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इन नदियों के द्वारा जो अवसाद या निक्षेपित हुए, उससे पूरा का पूरा उत्तर का मैदानी भाग विकसित हुआ है। तो ये इसी कालखंड के अंदर हुआ है। और इसी कालखंड में देखें, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक के भाग की हम बात करें तो प्राकृतिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो आपकी, कभी आपका देख रहे हैं कई सारी क्रियाएं हो रही हैं, ऑरोजेनी हो रही है, इससे कई बार जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य देखे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें यहां पर। नेक्स्ट देख लें आगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक प्राकृतिक क्रियाओं के कारण, प्राकृतिक क्रियाओं के कारण ठीक है, जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य, जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य देखे गए हैं, साक्ष्य देखे गए हैं। तो कई जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य देखे गए हैं, जैसे ताप वृद्धि, जैसे ताप वृद्धि, ताप वृद्धि हुई जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ताप मंदी, ताप मंदी का दौर भी चला है जिसको बोलते हैं ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल कूलिंग की घटना भी हुई है। और इसी ताप मंदी को हम क्या बोलते हैं, आइस एज बोलते हैं, हिम युग कहा जाता है। इसी को क्या कहा गया, हिम युग कहा गया। और इसी हिम युग के कारण डायनासोर समाप्त हुए थे पहले। ठीक है, डायनासोर समाप्त हुए थे क्योंकि उसमें भारी मात्रा में उल्कापात हुए, ज्वालामुखी घटनाएं हुई, और ज्वालामुखी घटनाओं से चारों तरफ बादल छा गए। और जब बादल छा जाएंगे, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। और आपको पता है कि 2 दिन भी सूर्य ना निकले तो क्या स्थिति बन जाती है, और ये हजारों सालों तक ऐसा होता रहा। तो सिंपल सी बात है, उस क्षेत्र में क्या हो गया, पूरी तरह से जीव समाप्त हो गए। तो ये डायनासोर की समाप्ति का युग भी कहलाता है। और पृथ्वी में आप देखें कुल 3 हिमयुगों के साक्ष्य मिलते हैं। कब कब ये हिमयुग हुआ उसको जान लेते हैं। तो इसको लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आगे नोट कर लिया आपने, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पृथ्वी पर कुल
3 हिमयुगों के साक्ष्य मिलते हैं, कुल 3 हिमयुगों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 3 हिमयुगों के साक्ष्य यहां पर दिखाई देते हैं। कब कब दिखाई देते हैं? तो पहला तो कहता है धारवाड़ियन हिमयुग। धारवाड़ियन, सीधा पूछा जाएगा कौन कौन से हिमयुग हैं, तो एक तो धारवाड़ियन हिमयुग कहलाता है। ठीक है, दूसरा कार्बोनीफेरस हिमयुग कहलाता है। कार्बोनीफेरस हिमयुग, कार्बोनीफेरस हिमयुग कहलाता है। और तीसरे हिमयुग की बात करें, इसको महान हिमयुग बोलते हैं, इसको प्लिस्टोसीन हिमयुग कहते हैं। और यही प्लिस्टोसीन हिमयुग है, इसको महान हिमयुग भी कहा जाता है, ग्रेट आइस एज, महान हिमयुग, इसको ग्रेट आइस एज कहते हैं, ग्रेट आइस एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट आइस एज किसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी जो है फर्दर आपका क्या है, 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 क्रमिक वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखना, प्लिस्टोसीन हिमयुग को 4 क्रमिक हिमयुगों में विभाजित किया गया है। हिमयुगों में विभाजित। ठीक है, तो 4 क्रमिक हिमयुगों में खुद विभाजित है कौन सा? प्लिस्टोसीन हिमयुग। ध्यान रखना, ये बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, लेकिन इससे आईएएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आपके में भी पूछा जा सकता है। तो ये 4 क्रमिक हिमयुग हैं, इनके नाम वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, जैसे गुंज है, मिंडल है, रिस है, वर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये गुंज कहलाता है, एक मिंडेल कहलाता है, मिंडेल MINDELL, मिंडेल। एक रिस कहलाता है, रिस RISS, रिस। और चौथा कहलाता है, इसको बोलते हैं वर्ण, WURN, वुर्म। ठीक है, तो गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, ये 4 क्रमिक हिमयुग हैं। ये क्रम ध्यान रखें, GMRW, ये क्रम ध्यान रखें, ये क्रम ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लिस्टोसीन हिमयुग में 4 क्रमिक हिमयुगों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम आपको यही ध्यान रखना है, यही सही क्रम इसका आपको कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? हिमयुग की। अब इसी में साथ साथ में क्या चल रहा था? मानव का विकास भी चल रहा था। तो मानव के विकास को आप देखें तो अबिसिनिया का जो पठार है, जिसको इथोपिया का पठार बोलते हैं, वहां से मानव ने क्या किया? माइग्रेशन शुरू किया। मानव ने वहां से चारों तरफ जाना शुरू किया, क्योंकि धीरे धीरे करके उसके दिमाग का भी विकास हो रहा था। तो पहले तो उसने क्या किया? शाकाहार जीवन, हथियार बनाना शुरू किया, उससे फिर उसने आग बनाना शुरू कर दी, फिर बैलगाड़ी बनाना शुरू कर दी। तो इस तरह से जब धीरे धीरे करके विकास होता है तो मानव क्या होता है? चारों तरफ घूमना फिरना शुरू कर देता है। तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलते हैं। मानव का साथ ही में यहां पर विकास चल रहा था, तो उस क्रम में आप देखेंगे, ठीक है, तो इसी क्रम में आप देखेंगे जर्मनी के पठार से, अबिसिनिया के पठार से, अबिसिनिया पठार
और ये कहाँ पर है, इथोपिया में है। पुराना नाम इथोपिया का अबिसिनिया ही था, इथोपिया। ठीक है, तो अबिसिनिया के पठार से जब मानव ने प्रवास शुरू किया, माइग्रेशन शुरू की, तो जहाँ जहाँ अलग अलग पहुँचा, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आप जान गए। पहले मानव क्या था, पहले हमने इसको नाम दिया रामापिथेकस, रामापिथेकस था। अब यही रामापिथेकस आगे जाके क्या कहलाया, होमो हैविलिस कहलाया, होमो हैविलिस। होमो हैविलिस के बाद ये क्या कहलाया, खड़ा दो पैरों पर चलने लग गया, तो होमो इरेक्टस कहलाया, होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस के बाद ये क्या बन गया, होमो सेपियंस बन गया, होमो सेपियंस बन गया। ठीक है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। अब ये जो मानव था, ये जो मानव था जो अलग अलग जगहों पर पहुंचा, मानव का जो माइग्रेशन हुआ, तो जब ये जर्मनी में चला गया, जर्मनी में जब इसके अवशेष मिलते हैं इस मानव के, तो जर्मनी में इसको क्या बोल देते हैं, जर्मनी में इसको निएंडरथल कहा जाता है, निएंडरथल, जर्मनी में निएंडरथल बोल देते हैं। और यही मानव के अवशेष अगर फ्रांस में मिले, तो फ्रांस में इसको क्या कहा गया, क्रो-मैग्नन कहा गया, फ्रांस में इसको क्रो-मैग्नन इसको बोल दिया गया। और यही मानव जब पहुंचा कहां पर, इंडोनेशिया वगैरह में पहुंचा, तो वहां पर इसको क्या बोला गया, जावा मानव बोला गया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर इसको जावा मानव कहा गया, जावा मानव। और यही मानव अगर चीन और जापान में पाया गया, चीन और जापान में जब ये मानव पाया गया, तो इसको पेकिंग कहा गया, पेकिंग मैन कहा गया, पेकिंग मानव इसको कहा गया। तो इस तरह से मानव का साथ साथ में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, विकास भी चल रहा है। ठीक है, शारीरिक और बौद्धिक रूप से ये विकसित होता गया और ये होमो सेपियंस कहलाया। ठीक है, तो ये जो होमो सेपियंस है, शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से विकसित, बौद्धिक रूप से विकसित हो गया। ठीक है, और विकसित हुआ तो सब जगह घूमने लग गया, और इसी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको निएंडरथल बोल देते हैं, कहीं पर इसको क्रो-मैग्नन बोल देते हैं, कहीं पर जावा, कहीं पर पेकिंग मैन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह से प्रसारित होता चला गया। ठीक है, तो ये स्थिति यहां पर बनती है। तो ये बात हो गई किसकी, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट युग की, जिसको हम बोलते हैं होलोसीन। तो प्लेस्टोसीन आपका कंप्लीट हो गया, अब लास्ट युग की बात कर लेते हैं, ये कहलाता है होलोसीन युग, होलोसीन। होलोसीन, तो देखिए होलोसीन की हम बात करें तो 11,700 वर्ष के बाद का काल होलोसीन का काल कहलाता है। 11,700 से बाद का, तो जो हिमयुग की समाप्ति हुई, इससे पहले आपने 3 क्रमिक हिमयुग देखे, तो हिमयुग की समाप्ति होती है, उसके बाद वैश्विक स्तर पर 11,700 वर्ष के पहले से लेकर वर्तमान तक मानव ने क्या किया, कृषि युग की विकास कर लिया, मानव कृषि खेती करने लग गया, और मानव ज़्यादा बौद्धिक रूप से विकसित होता चला गया, और इस मानव को क्या बोला गया, होमो सेपियंस, सेपियंस फिर कहा गया। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर क्या स्थिति बनी, तो यहाँ पर लिख लें 11,700 वर्ष पूर्व से मानव ने
कृषि का विकास किया तथा मानव बौद्धिक रूप से अधिक ज्ञानी हो गया। तार्किक क्षमता विकसित हो गई, अधिक ज्ञानी हुआ, जिसे होमो सेपियंस अभी जो मानव है वो क्या है, होमो सेपियंस कहा गया। होमो सेपियंस कहा गया। तो ये जो मानव है, जो आधुनिक मानव आप देखते हैं, वो जो ज़्यादा बुद्धि वाला है, वो किस समय विकसित हुआ, इसी समय विकसित हुआ। और इसी समय आप देखेंगे इसी कालखंड में, होलोसीन कालखंड में भी, ध्यान रखना, सभी शुष्क मरुस्थलों का विकास हुआ। सभी शुष्क मरुस्थल जितने भी आपको दिखाई देते हैं वो इसी कालखंड में, सभी शुष्क मरुस्थलों का विकास या उद्भव एवं विकास। तो जो डेजर्ट है वो इसी कालखंड में निर्मित हुए हैं। शुष्क मरुस्थलों का निर्माण या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण इसी कालखंड में होता है। ठीक है, और इसको भी हम बात करें, लास्ट लिख लेते हैं। वैसे तो ये समाप्त हो गया है, लेकिन इसको भी क्या किया है, कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ भूगर्भिक ज्ञानियों ने, शास्त्रियों ने इसको फिर से 3 भागों में बांट दिया है। तो लास्ट 3 भाग लिख लीजिए। तो वर्तमान में जो होलोसीन है उसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो लिख लें यहां पर, वर्तमान में होलोसीन युग को युग को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। 3 कालखंडों में विभाजित किया है। तीन कालखंडों में विभाजित किया है। तो इसको 3 कालखंडों में और विभाजित कर दिया है। एक तो आपका ग्रीनलैंडियन एज कहलाती है, ग्रीनलैंडियन एज। तो यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, 3 कालखंड में होलोसीन, ग्रीनलैंडियन एज, ग्रीनलैंडियन एज कहलाती है। ग्रीनलैंड सुना होगा, जो द्वीप है उसके नाम से। नॉर्थ ग्रिपियन एज कहलाती है, एक नॉर्थ ग्रिपियन एज, GRIPPIN, नॉर्थ ग्रिपियन एज। और तीसरी है अभी जो चल रही है वर्तमान में, मेघालयन एज, मेघालय का पठार। ठीक है, तो मेघालयन एज आपकी कहलाती है। 3 कालखंडों में इसको और विभाजित कर दिया है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अगर ग्रीनलैंडियन एज की बात करते हैं तो इस एज का जो कालखंड है वो 11,700 से लेकर 8,300 तक है। 11,700 से लेकर 8,300 वर्ष का कालखंड ये कहलाया गया है। उसके बाद हम बात करें ग्रिपियन एज की, नॉर्थ ग्रिपियन एज की, तो 8300 से लेकर 4200 तक है। 8,300 से लेकर 4,200 वर्ष तक का जो कालखंड है वो नॉर्थ ग्रिपियन है। और अभी जो काल चल रहा है वो कौन सा है, मेघालयन है। ठीक है, तो 4200 वर्ष से ये शुरू हुआ था पहले से, और ये कब है, अब तक है, प्रेजेंट तक है, प्रेजेंट। ठीक है, वर्तमान में। तो ये स्थिति है।
तो अभी हम कौन सी एज में जी रहे हैं, ये मेघालयन एज कहलाती है। तो ये प्रश्न आपका अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में मानव जो है वो किस एज में जी रहा है, तो मेघालयन एज के अंदर इसको कहते हैं, मेघालयन युग इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो मेघालयन युग आपको ध्यान रखना है। होलोसीन को भूवैज्ञानिकों ने और 3 भागों में बांटा गया है और वर्तमान में आपका मेघालयन एज के रूप में ये जाना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे हमने किस प्रकार से पूरे के पूरे भूगर्भिक समय सारणी को रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसको, सारा पार्ट जो कराया गया है। उम्मीद है ये आपको डिटेल में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और सिंपल सी बात है, आपको इसी क्रम में इसको याद रखना है और इससे ज़्यादा डिटेल आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। तो ये जो पार्ट मैंने आपको कराया इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे, इस कालखंड की हम बात कर रहे थे, यहाँ से शुरुआत हमने की थी। पोस्ट कैम्ब्रियन को हमने इस तरह से बांटा था। पैलियोजोइक हम बात कर चुके हैं, ये 6 भागों में विभाजित है और ये आपका यहाँ पर ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल में विभाजित है। तो मीसोजोइक कालखंड को ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में बात कर चुके हैं। ट्रायसिक काल के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें हुई, फिर जुरासिक काल में और फिर क्रिटेशियस काल में, और क्रिटेशियस काल में ध्यान रखना पेंजिया का विभाजन होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सीनोजोइक की, और सीनोजोइक कालखंड को तृतीय काल भी कहा गया है और इसका टाइम पीरियड क्या है, 72 से 11 मिलियन। और इसी समय ध्यान रखना आल्पस पर्वत श्रृंखला का विकास होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एल्पाइन ओरोजेनी कहा जाता है। एल्पाइन ओरोजेनी किस कालखंड से संबंधित है, सीनोजोइक से संबंधित है, ध्यान रखना। और इसी समय क्या होता है, स्तनपायी जीवों का विकास होता है धरती पर पहली बार, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ मैमल कहा जाता है। तो धरती पर स्तनधारी जीवों का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सीनोजोइक कल्प को 5 युगों में बांटा गया है। प्योम्प करके याद रखें, PEOMP। ठीक है, तो पी से हो जाएगा प्लियोसीन, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। पीसीएस के अंदर, रारेस के अंदर, या जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं यही क्रम आपके पूछे जाते हैं। तो उधर कॉस डीसीपी मैंने बताया था और यहाँ पर प्योम्प बताया था, इसको आपने याद कर लिया तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया, क्वेश्चन आपका पक्का सही हो जाएगा, सीधा पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, बलित पर्वतों का निर्माण होता है, नवीन बलित का, जिसमें रॉकी है, एंडीज है और आल्पस पर्वत है। और इसी समय इन शाकाहारी जीवों के पूर्वजों का विकास होता है, हाथी, गेंडा, घोड़ा और जिराफ जैसे जीवों के पूर्वजों का यहाँ पर क्या हो रहा है, उद्भव होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो इयोसीन कालखंड आता है और इयोसीन कालखंड के अंदर आप देखेंगे ये जो उपयुक्त पर्वत श्रेणियां जो बनी थी पहले, उनका और ज़्यादा क्या होता है, विकास होता है, और ज़्यादा ऊंचाई बढ़ने लगती है। और यहाँ पर गाय, भालू, शेर, मतलब अब यहाँ पर शाकाहारी के बाद कैसे जीव आना शुरू हो गए, मांसाहारी जीव आना शुरू हो गए। तो ऐसे जीवों का यहाँ पर विकास हो जाता है। अब ओलिगोसीन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हिमालय का निर्माण, और हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जिसको महान हिमालय बोलते हैं, उसका उद्भव और विकास होता है किसमें, ओलिगोसीन कालखंड के अंदर। और पहली बार पूर्वी अफ्रीका में पूंछ विहीन बंदर के अवशेष मिलते हैं, जिसको एप या कपी बोलते हैं, ड्रायोपिथेकस कहा जाता है। ये कैसे थे, अर्बोरियल थे। अर्बोरियल का मतलब होता है पेड़ों पर निवास करने वाले, तो पेड़ों पर ये रहते थे। अब ये जमीन पर उतर के आने लगे तो 2 भागों में बट गए, रामापिथेकस और शिवापिथेकस। रामापिथेकस आगे जाके मानव में विकसित हो गया, लेकिन शिवापिथेकस क्या रह गया, वन मानुष के रूप में ही पाया जाता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और अभी तक ये मानव कैसा था, शाकाहारी मानव था, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद ये क्या होता है, मांसाहारी हो जाता है। तो प्लायोसीन में पहली चीज तो ध्यान रखें,
यहाँ पर इस युग में शिवालिक का एक तो विकास हो गया, दूसरा मानव शिकार करने लगा, तो शाकाहार से मांसाहार की इसकी प्रवृत्ति हो गई। और शिकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो हाथों को फ्री रखना पड़ेगा, तो इसलिए मानव ने खड़े होकर चलना शुरू कर दिया। तो ये मानव कैसा कहलाया, होमो इरेक्टस कहलाया। इरेक्टस मतलब होता है खड़े होना, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद नियोजोनिक या नियोजनिक नूतन जीवी कल्प ले लेते हैं, ये 11 मिलियन से लेकर अब तक का है, और ये प्लिस्टोसीन और होलोसीन में विभाजित है। ये दो युग में विभाजित है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। तो ये 11 मिलियन वर्ष से लेकर 11,700 और ये 11,700 से अब तक का कालखंड कहलाता है। अब प्लिस्टोसीन में क्या हुआ, पहली चीज तो भारत में हिमालय बन चुका था। हिमालय के दक्षिण में नदियों के द्वारा जो अवसादों का निक्षेपण किया गया उससे मैदानी भाग बन गया। तो उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण कब हुआ है, प्लिस्टोसीन काल में हुआ है, ठीक है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक प्राकृतिक क्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य देखे गए हैं। तो कभी कभी तो ताप वृद्धि हो जाती है और कभी कभी ताप मंदी हो जाती है। ये काल यहाँ पर देखे गए थे और इसके साक्ष्य इसी दौरान यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी पर कुल अभी तक 3 हिमयुग देखे गए हैं। एक धारवाड़ियन हिमयुग कहलाता है, एक कार्बोनिफेरस हिमयुग कहलाता है, एक प्लिस्टोसीन हिमयुग के नाम से जाना जाता है। और प्लिस्टोसीन हिमयुग जो है महान हिमयुग बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 और क्रमिक हिमयुग आपके पाए जाते हैं, जिसको मैंने बताया था गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म कहा जाता है। क्रम ध्यान रखें, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं होलोसीन पर। तो देखिए यहीं से मानव ने क्या किया, मानव की जब बुद्धि का विकास हुआ, मानव 2 पैरों पर चलने लगा, तो वो दुनिया में प्रसरित होता चला गया। दुनिया में मानव क्या हो गया, प्रसरित हुआ, ध्यान रखना, प्रवास की जगह प्रसरित शब्द ज़्यादा सही रहेगा, फैलता चला गया। जर्मनी में पहुंचा तो निएंडरथल कहलाया, फ्रांस में क्रो मैग्नन, इंडोनेशिया में जावा मैन, चीन और जापान में पिकिंग मैन। तो ये जो होमो सेपियंस है, जब शारीरिक रूप से बौद्धिक रूप से विकसित हो गया, तो ये अलग अलग जगहों पर प्रसरित हुआ, जिनको अलग अलग नाम से यहाँ पर जाना गया है। कभी कभार ये भी सुमेलित करने के लिए आ जाते हैं कि पेकिंग मैन कहाँ पर मिला, जावा मैन कहाँ मिला, क्रो मैग्नन कहाँ मिला, निएंडरथल कहाँ मिला, इसको ऐसे ध्यान रखें। फिर होलोसीन आ जाता है, आखिरी युग 11,700 से लेकर बाद वाला युग कहलाता है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर का विकास शुरू हो जाता है, बौद्धिक रूप से ज़्यादा चालाक हो जाता है इंसान, तो होमो सेपियंस के नाम से ये जाना जाता है। तो अभी जो मानव है वो क्या कहलाता है, होमो सेपियंस इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी कालखंड में इसको 3 और काल में विभाजित कर दिया गया है। एक ग्रीनलैंडियन कहलाता है, नॉर्थ ग्रिपियन कहलाता है और मेघालयन कह जाता है। तो अभी का युग जो है वो कौन सा है, मेघालयन युग है, जो 4200 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो ये आपका टॉपिक भूगर्भिक समय सारणी का यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके दिमाग में जो भी बन रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। 1-2 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और हर एक कालखंड की हमने विस्तार से चर्चा की है, कहानियाँ सुनी है, डिटेल में आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल गई होगी। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट होता है। तो आज इसको यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए, थैंक यू, नमस्कार।